बायोम्स है ना। बायोम्स में एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या क्या है आपके पास? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, दो प्रकार के। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? अरे चलो एकला चलो, एकला चलो। दिख रहा है? ऑनलाइन नहीं दिख रहा। एक साइड पे बायोम्स में अगर आप देखेंगे तो बायोम दो प्रकार के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में एक तो टेरेस्ट्रियल है, मतलब लैंड इकोसिस्टम का, दूसरा है एक्वेटिक, दैट इज वाटर बॉडी में पाए जाने वाले बायोम्स, है ना। आर्टिफिशियल क्या होगा? एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड। अब आपके पास टेरेस्ट्रियल हमने देखा था कल, कितने प्रकार का था ये? एक था ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, गुड मॉर्निंग, एंड डेजर्ट। ये टेरेस्ट्रियल में तीन है। चलना। एक्वेटिक भी दो प्रकार के हैं, एक है फ्रेश वाटर, दूसरा कौन सा है? सैलाइन। बायोम्स की अगर हम बात करें तो बायोम्स दो प्रकार के हैं, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नेचुरल में अगर आप देखेंगे तो नेचुरल में दो है, दैट इज फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे एंड डेजर्ट देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट एक्वेटिक की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक में आपके पास फ्रेश वाटर है और सैलाइन वाटर है। अब उसको और छोटा करेंगे, ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको क्लियर दिख रहा है? अगर कोई इशू है तो प्लीज आप बता सकते हैं। बायोम्स ऐसे, ठीक है। अरे तो फिर छोटा करो, अब दिखेगा। फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स लेक, रिवर, पॉन्ड भी हो सकता है, वाटर होल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है फ्रेश वाटर में? सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे अवेलेबल है? ऑप्शन दे रहा हूं, लेक्स में, रिवर्स में, ग्राउंड वाटर में, या फिर ह्यूमंस में। वक्त जज्बात सब बदल रहा हूं मैं। लेक, रिवर, ग्राउंड वाटर या फिर ह्यूमंस में?
फिर ऑप्शन चेंज करता हूँ, लेक, रिवर, क्या कह रहे थे हम, ग्राउंड वाटर, ह्यूमंस, वाटर वेपर। अभी जल्दी आंसर दे दो, नहीं तो पांचवा छठा ऑप्शन आने वाला मेरे पास और कंफ्यूज करूंगा मैं आपको। रिवर्स के पास उतना ओवरऑल पानी नहीं है कि पूरा का पूरा सबसे ज्यादा उसको मान सकते हैं आप। ग्राउंड वाटर में भी उतना ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है। अरे ह्यूमंस में अगर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं सारे ही, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे अवेलेबल है, तो ह्यूमन बॉडी में जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। ग्राउंड वाटर में भी हर जगह पे पानी अवेलेबल नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज हैं। लेक्स भी सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा सवाल था वैसे, और सबसे ज्यादा जो ग्राउंड आपके पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो हमेशा ग्लेशियर्स में है। आपने ग्लेशियर का नाम ही नहीं लिया, 6th पोजीशन में कह रहा था ग्लेशियर, तो ग्लेशियर, उसके बाद ह्यूमंस, मतलब अगर ह्यूमन को तो वैसे ऐड करते नहीं है, बट ह्यूमंस को ऐड नहीं करेंगे, टोपोग्राफी को ही ऐड करेंगे, तो सीधा ग्लेशियर में है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में है, फिर जाके रिवर्स में है, फिर जाके लेक्स में है, और बाकी उसके बाद तो बचते ही नहीं आपके पास ऑप्शन, 5 ऑप्शंस। तो बायोम्स नेचुरल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो टेरिटरी के ऊपर है, मतलब लैंड के ऊपर है, फिर एक्वेटिक जो कि फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर है। फ्रेश वाटर जो आपके पास बायोम होता है उसको कहते हैं लेंटिक, एंड इट इज ऑलवेज मूविंग। बना रहे हो साथ साथ में, लेंटिक मूविंग होता है। अरे हाँ भाई हाँ मत मिलाओ, अभी भी मैं कह रहा हूं लेंटिक मूविंग होता है कि स्टैग्नेंट होता है, सोचो। 2 प्रकार के आपके पास वाटर सिस्टम्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर के सिस्टम्स हैं। एक होता है लॉटिक, एक होता है लेंटिक। इनमें से स्टैंड स्टिल मतलब खड़ा कौन रहता है एक जगह पे, स्टैग्नेंट, है ना। पहले मैंने गलत ही लिखा था इसलिए। सो लेंटिक क्या है, स्टिल, या फिर आप कह सकते हो स्टैग्नेंट। पानी एक ही जगह पे पाया जाएगा, एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल रहेगा। लॉटिक इज ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग, तो ये हमेशा मूव करता रहता है, एक जगह पे नहीं टिकता है। सो ये पार्ट वैसे इसके हैं फ्रेश वाटर के, इसको इसके साथ ऐड मत करना, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बीच बीच में से कट कर रहा हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। सैलाइन काट देते हैं यहाँ से, इसको भी काट दो, फिर इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, उसके बाद लिखेंगे हम। तो फ्रेश वाटर 2 प्रकार का है, एक है लेंटिक, एक है लॉटिक, एक है ऑलवेज मूविंग, एक है स्टैग्नेंट। इतना चलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ में नोट करते रहिए, आगे पीछे चलता रहेगा। अरे वाह, यहाँ पे भी आया ऑप्शंस आंसर। रिवर, ग्राउंड वाटर, ह्यूमंस, 70% ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी। देखा, गूगल सर्च कर रहे हैं ये, बट फिर भी इन्होंने आंसर सही दिया, ऑलवेज मूविंग। नेक्स्ट आता है आपके पास सैलाइन। सैलाइन, इसको और ऊपर ले जाना पड़ेगा। सैलाइन, सैलाइन कितने प्रकार का होता है मैंने आपको बताया था। एक है ब्रैकिश, एक सैलाइन या सॉल्टी, एक है ब्राइन। तो सैलाइन कितने प्रकार का, अरे ऊपर चलो ऊपर, 1 2 and 3। ब्रैकिश, ब्राइन। बीच वाला मैं देख लेता हूं बेस्ट शब्द क्या होगा। सैलाइन ही लिखना पड़ेगा इसको, सॉल्टी नहीं लिखना, सैलाइन। सो जो आपका सैलाइन एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा है सैलाइन। सैलाइन मतलब जहां पे एक्वेटिक, एक्वेटिक मींस ज्यादातर ये ओशन या सी की बात करेंगे। लेक्स भी हो सकती है
है ना। ब्रैकिश वाटर लेक होती है, सैलाइन लेक होती है, वेराइन लेक होती है। तो ब्रैकिश का एग्जांपल बताइए, सैलाइन का बताइए और ब्राइन का बताइए, जो भी आपको आता है। यहाँ पे चिलिका लेक आ जाएगा, सैलाइन सांभर, ब्राइन। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से भी उठा सकते हैं। नहीं, कैस्पियन तो फ्रेश वाटर लेक है। कैस्पियन मत कभी भी बोलना। कैस्पियन इज द लार्जेस्ट ओशियन एंड आल्सो लेक। दिस इज डेड सी। सो एक हमारे पास ऑप्शन है सांभर लेक, एक है डेड सी, एक है चिलिका। अब इनमें अंतर क्या है? डिपेंडिंग अपॉन सॉल्ट कंटेंट कितना है इसमें। सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से हम लेक्स को ब्रैकिश, सैलाइन और क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे फ्रेश वाटर में आपने लिखा लोटिक एंड लेंटिक। एक तो पानी बिल्कुल स्टैग्नेंट है, दूसरा जो है वो ऑलवेज मूविंग है। फ्रेश वाटर में भी देयर इज 0 to 5% सैलिनिटी। जो आप फ्रेश वाटर में पीते हैं उसमें भी सैलाइन या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा खारापन होता है, मींस इसमें सॉल्ट्स होते हैं, है ना। जैसे कि सोडियम एंड मैग्नीशियम, ऑल्सो कैल्शियम, ये सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बॉडी को ये चाहिए होते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और जब इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है फिर इंडाइजेशन होता है, लूज मोशन होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं नमक और चीनी, फिर उसको पीते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन। आ जाओ। सो ये है आपके पास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी 0 to 5% सैलिनिटी होती है, मींस उसमें भी सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। अब आती है हमारे पास कैटेगरी दैट इज सैलाइन इकोसिस्टम। तो ब्रैकिश वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा? सोचो 5 से ऊपर ही रहेगा, है ना। 0 to 5% तो हमने कह दिया। सो यहाँ पे जो सॉल्ट या फिर आप कह सकते हैं सैलिनिटी है दैट इज 5 to 35%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देन आपके पास सांभर या फिर सैलाइन। सैलाइन मतलब यहाँ पे सॉल्ट की जो कंटेंट है या फिर जो इसकी मात्रा है खारेपन की वो ज्यादा होगी, दैट इज 35% to 50%। 35 से 50% इसमें सॉल्ट पाया जाएगा एंड इट इज ग्रेटर देन 60%। इट इज ग्रेटर देन 60%। अब कैटेगराइज करेंगे हम, लोटिक क्या है, लेंटिक क्या है, तो आप लिखते जाइए। लोटिक रिवर्स, जितनी भी रिवर है सारी की सारी लोटिक हैं। लोटिक मींस मूवमेंट करती रहती है हमेशा। सैलाइन में सांभर को छोड़ देते, यहाँ पे अगर आप पैंगोंग सो कहते तो ज्यादा अच्छा लगता। 3 इडियट वाली लेक है ये, सॉल्ट लेक है ना। और इंडिया चाइना इसको दोनों शेयर करते हैं, ना ये इंडिया की है ना चाइना की, दोनों की ही है। सो पैंगोंग सो ये सैलाइन लेक है। फ्रेश वाटर में सो मोरिरी आती है, एक और लेक है सो मोरिरी। ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पाई जाने वाली लेक्स हैं, बट सो मोरिरी का पानी पीने लायक है। दिस इज फ्रेश वाटर नहीं कह सकते, ब्रैकिश है, बट सैलाइन नहीं है। मतलब इसमें भी सॉल्ट कंटेंट है बट उतना ज्यादा नहीं जितना पैंगोंग सो में है। पैंगोंग सो का पानी पी नहीं सकते, इसलिए आप इसको कोट कहां करते हैं कि हिमालयाज वाज दी वंस द पार्ट ऑफ पेंजिया, है ना। या फिर ये जो टेथिस सी है उसका पानी पैंगोंग सो लेक में पड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे आपको सैलाइन लेक नहीं देखने को मिलती। एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न हमेशा ओशन में मिलता है, बट एक्सेप्शन क्या है, सी बकथॉर्न पैंगोंग सो में भी मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि पैंगोंग सो में जो पानी है, सॉल्टी वाटर है, वो किसी टाइम टेथिस सी का ही पानी है जो इसमें फंसा हुआ है। सो इसीलिए पैंगोंग सो को यहाँ पे कोट कर सकते हैं, सांभर को भी कर सकते हैं।
लोटिक में है रिवर्स। अब लिखिए लैंटिक। लैंटिक कौन कौन सी हैं? लैंटिक मीन्स स्टैग्नेंट वाटर, बट है क्या? फ्रेश ही है। तो इसमें आएगा कोलेरू लेक, बुलर लेक एंड डल लेक। कोलेरू लेक ये लैंटिक है, बुलर लेक ये लैंटिक है एंड डल लेक, लेक ऑफ शिकारा, ये सभी लैंटिक या फिर लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ये। सो लैंटिक का ये एग्जांपल है। आपके पास 3-4 एग्जांपल होने चाहिए। अब लिखिए ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश मीन जहां पे 5 से 35% आपको सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलता है। सैलाइन का सी और ओशन भी आ सकता है, बिल्कुल सही। गुड गुड अशरामपल, आपने बायोलॉजी में पढ़ा है तो वेरी गुड। ये कह रहे हैं 70% मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी में होता है वाटर। सैलाइन में सी ओशन, गुड। चेतना, रितु रानी, रेड सी। रेड सी पर्टिकुलर रेड सी को नहीं कह सकते आप। सैलाइन सारी है, इंडियन ओशन भी, वे ऑफ बंगाल भी और अरेबियन भी, सारे के सारे सैलाइन है। लैंटिक लिख लिया। इसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट ब्रैकिश। ब्रैकिश में आएगा पहला चिलिका है, एज सच जो आपने लिखा। चिलिका लेक के बाद ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, चिलिका लिख ही देते दोबारा। देन पुलिकट लेक, पुलिकट फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे। पुलिकट के अलावा लिखिए बेम्बनाड, अस्टाईमुडी एंड सुंदरबंस। बेम्बनाड, अस्टाईमुडी, अस्टाईमुडी के बाद क्या कहा मैंने आपको? सुंदरबंस। सो ये सारे के सारे ब्रैकिश वाटर मीन्स यहाँ पे 5 से 35% आपको सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। अब ये ब्रैकिश तो है, बट ये लैंटिक है या लॉटिक है? फिर मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं। ये ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है। ये लैंटिक में आएगा या लॉटिक में आएगा? अभी भी आप सोए हुए हैं। फिर सोचो। अरे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज मत करो क्लास में सुबह सुबह। ये लैंटिक है, लॉटिक है, क्या है ये? ऊपर चलते हैं, शाबाश। जैसे सैलाइन इकोसिस्टम, ये लैंटिक लॉटिक नहीं हो सकता। ब्रैकिश मैंने आपको अलग से लिखाया है, समझ गए? सैलाइन इकोसिस्टम का पार्ट है ब्रैकिश। अरे आप बना रहे हैं उसमें, सच में बना रहे हैं आप? वहां से देख के बनाओ ना, वहीं से पता लग जाएगा। मैं बहुत खजल करने वाला हूं आपको। ब्रैकिश मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, लैंटिक है लॉटिक है? आप सीधा बोलो नहीं है, ना लैंटिक है ना लॉटिक है। लैंटिक लॉटिक क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। ये सैलाइन का पार्ट है तो लैंटिक लॉटिक नहीं हो सकता। आगे लिखिए सैलाइन, सैलाइन की कैटेगरी। सैलाइन लिखिए ओशन, ओशन पैंगोंग त्सो, ओशन सी एंड पैंगोंग त्सो लेक। लेक नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। सो का मतलब ये होता है TSO, टी जो है आपका साइलेंट रहेगा, SO आपको प्रोनाउंशिएट करना पड़ेगा। तो पैंगोंग त्सो, सो का मतलब होता है लेक। अब आते हैं ब्राइन में। ब्राइन में आएगा सांभर ना, मैं पहले वो गलत लिखा था। सो ब्राइन लिखिए, ब्राइन जहां पे 50% या 60% से अब आपको सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। सो ब्राइन वाटर इकोसिस्टम,
ब्राइन में सबसे पहले लिखिए सांभर, डेड सी, सांभर लेक, डेड सी, और लेक वॉनगोलू, वॉनगोलू टर्की में है ये बहुत ज्यादा सैलाइन है। एक और लिखा है उन्होंने डिंडवाना, डिंडवाना जो है ये भी राजस्थान में है। सो ये भी सैलाइन, सॉरी ब्राइन वाटर है यहाँ पे। सो ब्राइन में सांभर, डिंडवाना, डेड सी, वॉनगोलू टर्की में। टर्की का नाम चेंज कर दिया गया, क्या लिखा है? टर्की है, TURKIY। टर्की में अर्थ क्यों आया था? कौन कौन सी प्लेट्स आपस में टकराई थी? सोचो, अगर पता है तो, नहीं पता है छोड़ो। रिसेंटली अभी आया था क्वेश्चन 2023 में, 23 में आया था अर्थ क्विक, 8 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल पे था, 8.2 था शायद। टर्की इज ऑल्सो कॉल्ड दी सिक मैन ऑफ एशिया। सिक मैन क्यों? क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां पे ये दोनों कॉन्टिनेंट को शेयर करता है बाउंड्री। एक तो एक साइड एशिया लगता है, एक साइड पे यूरोप लगता है। अब यूरोप ने इसको टाइटल दिया सिक मैन ऑफ एशिया, है ना? सॉरी, सिक मैन ऑफ यूरोप, नॉट एशिया। यूरोप का बीमार आदमी। भारत में भी बीमारू स्टेट्स हैं, सुना है कभी? बीमारू स्टेट, जिनको बीमारी लगी हुई है, बीमारू स्टेट्स। बीमारू स्टेट्स का मतलब क्या है? जो कि ग्रो नहीं कर रहे हैं। पूरा इंडिया ग्रो कर रहा है पर वो जो स्टेट्स है वो बीमारू हैं। वैसे ही इन्होंने इसको बीमारू कंट्री का नाम दिया, क्योंकि एज पर यूरोप की ग्रोथ ये ग्रो नहीं कर रहा है। ज्यादातर किसमें इंक्लूडेड है? टेररिज्म एक्टिविटीज में। जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यूपी को भी इन्होंने ऐड करके रखा था इसमें, बीमारू स्टेट में। उड़ीसा जो अंडर प्रिविलेज नहीं कह सकते, अंडर डिजर्व नहीं कह सकते, अंडर डेवलप्ड जितने भी हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड जो स्टेट्स होते हैं उनको बीमारू स्टेट्स का नाम दिया जाता है। मतलब एक टाइप से बेइज्जती की जा रही है इन स्टेट्स की, इंसल्ट की जा रही है इंस्टेड ऑफ उनको थोड़ा प्रमोट करने की जगह। तो ये स्टेट्स ने अपने लिए काम करना शुरू किया। यूपी देखिए आप अभी, है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, है ना, कुंभ मेला, बहुत सारी चीजें, लखनऊ में, कानपुर में, सब जगह मेट्रो। सो वो बीमारू स्टेटस हट गया। ओडिशा इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है कि उन्होंने अपने लेक्स, बीच, पुरी जगन्नाथ, है ना, वहां पे इतना ज्यादा काम करना शुरू कर दिया टूरिज्म के ऊपर, ट्राइबल्स को। और बीजेपी की सरकार बना दी, है ना, जो पुरानी सरकार चल रही थी, बीजू जनता दल, जो कि 15 साल से सरकार चल रही है। अब इनको पैसा मिलेगा तो ओडिशा ग्रो कर रहा है। बिहार लिटिल बिट, अभी भी कहते हैं जंगल राज, मोदी जी का शब्द है ये, जंगल राज। जंगल राज मीन्स मतलब एक शेर है, बाकी सब उससे डर रहे हैं और वो ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक शेर नहीं हटेगा वहां से तो बाकी स्पीसीज ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो वहां पे जंगल राज, उसको बीमारू स्टेट कहते थे। छत्तीसगढ़ बीमारू स्टेट क्योंकि वहां पे नेक्स्ट लाइफ बहुत हैं। झारखंड अगेन, वहां पे भी सेम सिचुएशन है। झारखंड रिसोर्स रिच रीजन है बट फिर भी बेचारा ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये भी एक टाइप से स्ट्रेटेजी होती है। रिसोर्स रिच रीजन के लोगों को, जहाँ पे संसाधनों से समृद्ध कोई प्रदेश है, अगर वहां पे लोगों को एजुकेट कर देंगे तो वो एजिटेट करेंगे, है ना। आपने एक बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, आता है एक विवेकानंद का, एजुकेट, एजिटेट एंड एक और भी है शब्द, है ना। सो अगर आपने एजुकेट कर दिया तो उनको पता है कि कोयला, कोयले की माइनिंग से फ्लाई ऐश, कोल ऐश, ये खराब होता है, आर्सेनिक पोल्यूशन होता है। अनपढ़ रखेंगे, अंडर एजुकेटेड रखेंगे तो उनको पता नहीं लगेगा, लेबर का काम करेंगे। अदरवाइज वो फिर अपने लैंड को सस्ते में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि एक गज का पैसा कितना है ना, पैसा नहीं रुपया कितना है, कितना करोड़ है, राइट। सो ये भी है। सो दैट इज वाई ये यहाँ का सिक मैन, इसको FATF ने उसमें भी डाला है, ग्रे लिस्ट में, है ना, क्योंकि ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाके कहते हैं कि इंडिया को यहाँ की पक्की सीट नहीं मिलनी चाहिए, परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, समझ गए। तो बहुत कुछ है, बट अभी हम आते हैं अगेन ब्राइन लेक के ऊपर, क्योंकि हम अपने टॉपिक से भटक चुके हैं, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की तरफ पहुंच चुके हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका, बेचारे ऑनलाइन वाले कहते हैं क्लास कौन सी चल रही है। सर डिफरेंस बिटवीन लेंटिक एंड लोटिक।
लेंटिक एंड लोटिक का मतलब ये है दोनों ही फ्रेश वाटर हैं। लेंटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्रेश वाटर लेक जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, सराउंडिंग है, मूवमेंट नहीं कर रहा है। रिवर जो है वो लोटिक में आता है क्योंकि वो पानी हमेशा मूवमेंट करता रहता है। मानसरोवर से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्रा कहीं नहीं रुकेगी, सतलुज कहीं नहीं रुकेगी, और तीसरी इंडस वो कभी नहीं रुकेगी। वो रुकेगी कहाँ जाके, जब वो अपने डेल्टा बनाएगी, देन समंदर में चली जाएगी। सो ऐसी चीज, ऐसा कोई फ्रेश वाटर का सिस्टम जो कि कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है, ऑलवेज मूविंग, और ऐसा फ्रेश वाटर जो कि जैसे कि डल लेक है, पानी रुका हुआ है, आपका बुलर लेक है, उसका भी पानी रुका हुआ है, सो वो लेंटिक है। नेक्स्ट आप करिए, फॉरेस्ट टाइप करते हैं आप। कहां से स्टार्ट करें, ट्रॉपिक से या फिर टुंड्रा से स्टार्ट हुए, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ चले या पोल से इक्वेटर की तरफ आए? इक्वेटर से चलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मेरे को बताइए, 3 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, है ना। ओनली नेचुरल लेक्स आर क्लासिफाइड एज वेटलैंड, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, rivers are not classified as wetland due to lotic ecosystem. Third, after identification, Ramsar Convention advises government certain measures for conservation of wetlands. पहला बोल रहा है कि जो सिर्फ और सिर्फ जो प्राकृतिक लेक है, नेचुरल लेक है, वही वेटलैंड हो सकती है। गलत है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं कि रिवर्स को क्लासिफाई नहीं किया जाता एज अ वेटलैंड क्योंकि वो लोटिक इकोसिस्टम, मतलब रिवर हमेशा चलती रहती है। गलत है, क्योंकि रिवर्स के पानी से ही तो आर्टिफिशियल या नेचुरल लेक बनेगी। अगर रिवर को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं तो वेटलैंड नहीं हो पाएगा। और तीसरा कि जब रामसर कन्वेंशन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन रामसर कन्वेंशन एडवाइजेस गवर्नमेंट सर्टेन मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। हाँ, जब रामसर कन्वेंशन को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बाद ही वो गवर्नमेंट को गाइड करता है कि किस तरह से आपको वेटलैंड को बचाना है। तो ये रियल है, मतलब सही है। सो पहले 2 ऑप्शन गलत होते हैं, ओनली 3, तो 3 स्टेटमेंट्स थी। अब एक और क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑप्शन देने हैं, आपने मुझे बताना कि इसमें से कौन सा वेटलैंड हो सकता है या होगा। पहला, मैन मेड लेक्स, आर्टिफिशियल लेक हो सकती है वेटलैंड, नेचुरल लेक हो सकती है, कोस्टल एरियाज हो सकता है, मैंग्रोव्स हो सकता है, और राइस फील्ड हो सकता है। तो तीनों क्या, 5 ऑप्शन सही है, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। मतलब इससे पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं घर जाके। समझने के साथ साथ सारा क्रेडिट मैं नहीं ले रहा, आप पढ़ रहे हैं तभी आपको याद है। अब मेरे फॉरेस्ट गुम हो चुके हैं, उनको ढूंढ लेता हूं मैं। टुंड्रा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो आप लिखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट या बायोम, बायोम और क्लाइमेट एक ही बात है। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। पेन कहां गया? पंजाब पुलिस का बैच तभी आपका लॉन्च होएगा जब, अभी वैकेंसी आने वाली है। आपके डीजीपी ने कहा है रिसेंटली, है ना, 1800 समथिंग वैकेंसी आएंगी, क्योंकि उनको निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, है ना। मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ पे, है ना। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि हर साल 2000 या 1500 वैकेंसी निकलनी चाहिए। तो इस साल की वैकेंसी जल्दी आएगी, फिर आपका जो बैच है वो लॉन्च होएगा। सर ब्रैकिश लैंटिक है या लोटिक? ब्रैकिश सैलाइन वाटर इकोसिस्टम है, लैंटिक लोटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। ब्रैकिश सैलाइन, अरे ब्रैकिश सैलाइन नहीं, ब्रैकिश अलग है, सैलाइन अलग है। ब्रैकिश में 5 से 35% सॉल्ट पाया जाता है, सॉल्ट कंटेंट या फिर खारापन उसमें पाया जाता है, और सैलाइन में 35 से 50%। ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मींस ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नियर बाय है और इक्वेटर के भी बिल्कुल नियर बाय है। सो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें हमेशा इंसिडेंट होंगी, डायरेक्ट इंसिडेंट होंगी।
अगर टॉपिक के पास है तो साल में एक बार मौका मिलेगा विंटर सोल्स्टाइस या समर सोल्स्टाइस के टाइम कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट इंसिडेंट होगी, जिसको आप कहते हैं पूरे साल का सबसे बड़ा दिन। साल का बड़ा दिन नहीं होता, वो सबका दिन एक बराबर होता है। 365 डेज में सारे दिन एक बराबर होते हैं, रात एक बराबर होते हैं। 12 घंटे का नाइट और 12 घंटे का डे होता है। पहला ऑप्शन है ये। 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, या फिर डे नाइट जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। किस तरह से? वो तो झुका ही हुआ है, एवरी टाइम झुका हुआ। 30 मतलब हम 23 डिग्री तो हमारा है ही है ना। हम एक्सिस पे टिल्टेड ही है। हमारी पृथ्वी की जो एक्सिस है वो अपने अक्ष तल से थोड़ा से उठी हुई है, इसलिए ग्लोब सीधा नहीं होता, ग्लोब ऐसे होता टेढ़ा, है ना। एक होता है सोलर डे, है ना, मैक्सिमम सोलर डे। सोलर डे का मतलब होता है कि सूर्य की किरणें कितने लंबे समय तक आपके एरिया के ऊपर, आपके रीजन के ऊपर, आपकी ज्योग्राफी के ऊपर गिर रही हैं। अभी सूर्य की किरणें, आप बोलते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है, उसको कहेंगे हम स्मॉलर सोलर डे एंड लार्जर डार्कर नाइट। दिन और रात कभी बराबर नहीं हो सकते, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रशिया, फ्रांस, यहाँ पे बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, तो डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड वहां पे हर एक जगह पे घड़ियां भी अलग अलग टाइम पे है, टाइम जोन्स भी अलग है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो कई लोग वहां पे धूप ही चल रही होती है, शाम हो चुकी होती है, बट वो सूर्य जो है वहां से जा ही नहीं रहा है। बट अब क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक बनानी पड़ेगी। पर्दे बंद करिए, चुप करके सो जाइए, क्योंकि आपको नींद पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी लंबे समय तक वहां पे पड़ती है। भारत में समर सोल्स्टाइस होता है। समर सोल्स्टाइस में क्या होता है, उस दिन सूर्य की किरणें लंबे समय तक पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग अगर 5:30, 6 बजे धूप हो जाती है, 7 बजे तो आपको दोपहर देखने को मिलता है, राइट। और सर्दियों में उल्टा हो जाता है कि धूप निकलते निकलते टाइम लगता है। सो दैट इज सोलर डे एंड डार्कर नाइट। जितना लंबे समय तक डार्क रहेगा आप कहेंगे कि रात लंबी है, जितना लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा आप कहेंगे कि दिन बहुत बड़ा है। दिन उतना ही है, पर सूर्य की रोशनी ज्यादा समय तक पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आदत सुबह 6 बजे उठने की है, तो आपको 6 बजे से लेके रात के जब तक आपके 12 घंटे कंप्लीट नहीं होते, है ना, तो 12 घंटे आप अपना दिन बना लीजिए, 12 घंटे रात बना लीजिए। पर आजकल सारे के सारे नाइट आउल्स हैं, सबको रात को उल्लू की तरह जगना है ना। सो इसलिए हमारा दिन और रात बराबर नहीं होता। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात कब होगी, जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट आपके ऊपर इंसिडेंट होगी, जिसको कहते हैं इक्विनॉक्स, है ना। जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, उस दिन अपर हेमिस्फीयर, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में एक बराबर दिन, एक बराबर रात, क्योंकि एक बराबर लाइट पड़ती है उस दिन। एक्सेप्ट दिस, सूर्य की जर्नी ऊपर नीचे चलती रहती है। सूर्य की जर्नी नहीं है वो, आपकी पृथ्वी की जर्नी है वो, क्योंकि पृथ्वी टिल्टेड है ना, और उसी टिल्ट की वजह से आपके दिन और रात में बहुत फर्क है। उसी के कारण आपके क्लाइमेट बनते हैं। अब सूर्य की किरणें कितना लंबे समय तक किसी एरिया में पड़ेंगी, वो डिपेंड करता है कि वहां पे वेजिटेशन कितनी होगी। ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ रही है, उसका मतलब क्या है कि ज्यादा लंबे समय तक आपके पास ह्यूमिडिटी है, मतलब नमी है, उतने ज्यादा आपके पास हीट है, उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकती है, उतने लंबे समय तक आपके पेड़ उग सकते हैं। अब आप चले जाइए, बिल्कुल सूर्य अपनी मैक्सिमम जर्नी कहां तक करता है ये बताइए। 0 डिग्री से लेकर चलिए, सन अपनी नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड जर्नी कितनी तक कर सकता है, मतलब मैक्सिमम कहां तक सूर्य की किरणें डायरेक्ट पेनिट्रेट कर सकती हैं? ट्रॉपिक्स तक की कर सकती हैं। टेम्परेट एरिया में फिर तिरछी हो जाती है, इसीलिए टेम्परेट में सर्दी होती है। बट अगर आप चले जाएं सीधा डाउन साउथ या डाउन नॉर्थ में चले जाए, सॉरी एक्सट्रीम नॉर्थ में चले जाए, एक्सट्रीम साउथ में चले जाए, मतलब फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ पोल पे जाओ, साउथ पोल पे जाए, वहां पे आपको वेजिटेशन नहीं देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें पेनिट्रेट नहीं हो रही है लंबे समय तक। अगर वो पेनिट्रेट करता है तो जो आपकी जितनी भी आइस है सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी, और वहां पे भी आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। सो इसी में आप देखिए कि सारा का सारा ये खेल जो रचा रखा है, ये सनलाइट है। सनलाइट जितना एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज्यादा ग्रीनरी, सनलाइट जितना कम आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे उतना कम आपके पास ग्रीनरी। फॉर एग्जांपल लद्दाख प्लेट्यू,
लद्दाख प्लेट्यू नहीं, तिब्बतन प्लेट्यू है ना, वहां पे आपको इतने ज्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिल रही है। दो कारण है, एक तो जियोलॉजी वहां की वैसी है, वहां की रॉक्स ही वैसी है, वहां पे उग नहीं सकता। दूसरा सनलाइट भी लंबे समय तक नहीं होती। तीसरा रेनफॉल पैटर्न नहीं है, तो वहां पे बारिश बहुत निम्न होती है, बहुत कम बारिश होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट या बायोम, इसमें आप लिखिए फीचर्स लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना है। प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़ेंगे, विंड सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, इसका पार्ट नहीं, आपने सिंपल इसके फीचर्स लिखना शुरू कर देने हैं। पहला, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि सनलाइट लंबे समय तक यहाँ पे पेनिट्रेट करती है, लंबे समय तक सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। लिखिए थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल एक बराबर एक जैसा मौसम रहता है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 बजे भी सूरज ਹੁੰਦਾ। यस, कनाडा में भी ऐसा होता है, क्योंकि लार्जर इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ईयर, मतलब चेंजेस कुछ नहीं देखने को मिलेंगे आपको। दिस इज यूनिफॉर्म टाइप ऑफ बायोम, यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ईयर, एक समान आपको यहाँ पे जलवायु दशाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे वेदर या क्लाइमेट की बात करें तो ये सिमिलर रहता है। अगर कोई मर्चेंट नेवी में कोई दोस्त है आपका या कोई रिश्तेदार है, बड़े भैया, चाचा, ताया, जो भी, उनसे पूछिए इक्वेटर क्रॉस करना कितना औखा है ना। इक्वेटर क्रॉस करते समय बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई हीट है, ह्यूमिडिटी है। बोला आप समझ लीजिए कि सूर्य की किरणें, मैंने आपको बताया था कि PAR, दैट इज फुल फॉर्म बताओ, PAR पढ़ना है इसको, मैंने आपको जो 40 एंड A40 बताया था। तो ये मैक्सिमम सन रेज 2% यूज करते हैं हम फोटोसिंथेसिस के लिए, बट यहाँ पे जो PAR है वो 50% भी चला जाता है, डेथ हो सकती है इजीली, इतना ज्यादा खतरनाक है ये। क्योंकि सूर्य की किरणें ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट या फिर एक बैलेंस्ड अमाउंट में चाहिए। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ईयर। थर्ड लिखिए सॉइल, सॉइल कैसी होगी यहाँ पे? सॉइल लिखिए लेटराइट सॉइल। क्यों? दो प्रकार की सॉइल है इधर, एक तो रेड सॉइल, यहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है, या फिर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। दीज आर द फीचर्स कि यहाँ पे चीजें क्या 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 विशेषताएं हैं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की या उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो आपका जलवायु होता है, उसमें कौन कौन सी जलवायु दशाएं होती है? पहला, यहाँ पे गर्मी या फिर ऊष्मा और नमी हमेशा बनी रहती है, पूरा साल, पूरा वर्ष। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे जलवायु दशाएं हमेशा समान रहती हैं, कभी चेंज नहीं होती। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पे लेटराइट और रेड सॉइल। लेटराइट जो है, दिस इज ड्यू टू लीचिंग ऑफ द सॉइल। लीचिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी है यहाँ पे अवेलेबल, बट बार बार बारिश होती रहती है। बारिश होने के कारण जो है नदी, जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं, एक ऐसी चिकनी मिट्टी बन जाती है। लीचिंग होती रहती है इसकी बार बार, तो इसलिए यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलती है। रेड सॉइल में लिखिए, फिर लेटराइट में लिखिए हैवीली लीच्ड या फिर लीचिंग ऑफ द सॉइल and do not supports luxury secondary vegetation. Do not supports luxury secondary vegetation. Secondary vegetation means ये जो लॉन्ग ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े आकार के, उनके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे ट्रीज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, उनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बट ये बाकी सेकेंडरी वेजिटेशन को यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकती। बुशेस, ग्रासेस, ये सब नहीं ग्रो कर पाएगा। आगे लिखिए रेड इन कलर ड्यू टू, या फिर रेड सॉइल ड्यू टू
presence of iron oxide. Red soil due to the presence of iron oxide. आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहां ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये रेड कलर की सॉइल यहां पे पाई जाएगी। फोर्थ पॉइंट उसमें लिखिए नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति क्या है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है या फिर कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ग्रो तो क्या किया जाता है, खुद ही ग्रो होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में लिखिए क्या होगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट लिखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर फाउंड इन dense forest and the trees are found in maximum 4 to 5 layers, 4 to 5 layers. Trees are found in maximum 4 to 5 layers, मतलब छोटे प्लांट्स फिर छोटे प्लांट्स ऐसे करके मतलब फॉर हायरार्की में, फॉर एग्जांपल सबसे लार्जेस्ट ट्री, देन उसके स्मॉलेस्ट मीडियम साइज में, फिर देन सबसे टाइनी ट्री। सो यहाँ पे लेयर बना होता है, कैनोपी बना होता है एक टाइप से, जिसको आप कहते हैं कैनोपी। कैनोपी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए नीचे सन रेज प्रॉपर्ली पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए हर एक ट्री का यहाँ पे क्या है, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर एक ट्री चाहता है कि वो और ज्यादा ग्रो करे, और ज्यादा लंबा होता जाए। जितना ज्यादा लंबा होगा कैनोपी से बाहर निकलेगा, जैसे कैनोपी से बाहर निकलेगा उसको सनरेज मिल जाएंगी फोटोसिंथेसिस के लिए, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो पेड़ खत्म हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे कैनोपी बहुत ज्यादा डेंस होती है। 4 to 5 layers having continuous canopy, having continuous canopy, having continuous canopy. आगे लिखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इज वेरी हाई, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज वेरी हाई। तो यहां पे प्रजातियां बहुत सारी पाई जाती हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज वेरी हाई, मतलब प्रजातियों की विविधता यहाँ पे पाई जाती है। विविध प्रकार की, बहुत सारी प्रकार की यहाँ पे स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ट्रीज आर हार्डवुड, इसमें हार्डवुड ट्री भी आपको देखने को मिलेंगे, हार्डवुड। अंडर ग्रोथ इज लेस और एब्सेंट, मतलब पेड़ों के नीचे जो ग्रोथ है, मतलब अदर प्लांट्स की, दैट इज एब्सेंट। अंडर ग्रोथ, undergrowth is less or absent, undergrowth is less or absent, absent। आगे लिखिए important tree species are, important tree species are mahogany, ये एक पेड़ की स्पीसीज है, प्रजाति है महोगनी। रोजवुड एंड इवोनी, रोजवुड एंड इवोनी। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ ट्री स्पीसीज, मतलब पेड़ों की प्रजातियां। बैम्बू ट्री है या ग्रास है? ग्रास। टमाटो फ्रूट है या वेजिटेबल? फ्रूट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लिखिए बैम्बू, बैम्बू इसके ब्रैकेट में लिखिए, थैंक यू। बैम्बू इसमें लिखिए ब्रैकेट में, इज नो लॉन्गर अ ट्री, is no longer a tree
outside the forest area, bamboo is no longer a tree outside the forest area, outside the forest area। फिर कॉमा लगा के लिखिए, कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू इज परमिसिबल, कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू इज परमिसिबल outside forest area, bamboo is no longer a tree outside the forest area, cultivation of bamboo is permissible outside the forest area under Forest Rights Act, Forest Rights Act 2006, फॉरेस्ट एक्ट राइट्स 2006। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया, तो ये वन अधिकार अधिनियम है ना, प्योर हिंदी में। 2006 में इसको पास किया गया। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलने लग गया इसके ऊपर। ये कहते बैम्बू को सिर्फ फॉरेस्ट में ही ग्रो करिए, बाहर ग्रो नहीं कर सकते। फिर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट राइट्स के ऊपर ही काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि बैम्बू के बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इतना बैम्बू आप यहाँ यूज नहीं करते, बांस का इतना यूज यहाँ नहीं होता जितना नॉर्थ ईस्ट में होता है। यहाँ के बैम्बू में और वहां के बैम्बू में फर्क भी है। वहां का बैम्बू ज्यादा स्ट्रांग है। वो लोग बैम्बू को इवन अपने लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा यूज करते हैं कि चाय भी इसमें बनती है। तिब्बतियन बटर टी, उसके लिए बैम्बू यूज किया जाता है ना, उसको बटर डाला जाता है। बार बार आप देखिएगा, कभी अगर जाएंगे ऐसी जगह पे, लद्दाख जाते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, गैंगटोक जाते हैं, सिक्किम, वहां पे वो बैम्बू को यूज करते हैं। दे यूज बैम्बू फॉर कुकिंग पर्पज ऑल्सो, है ना। चिकन भी इसी में बनाया जाता है, सब्जियां दालें सब इसमें बनाई जाती है। कुछ नहीं करते, बैम्बू को अंदर से पूरा क्लीन करते हैं, होलो हो जाता है, उसमें डाल देंगे सारे के सारे मसाले लगा के, है ना, बारबेक्यू करने के लिए। देन उसको हीट कर देंगे और हीट करने के बाद अंदर टेस्ट आता है उसका अच्छा। ऑल्सो बैम्बू को यूज करते हैं घर के लिए, तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैक्सिमम उनके घरों में बैम्बू यूज किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए मांग की। एंड देन सरकार तो पता ही है, वोट बैंक, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बिल लेके आए, उसको कानून बना दिया, एक्ट बना दिया। और एक्ट के थ्रू आप इस एक्ट के तहत इसको उगा सकते हैं आउटसाइड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाहर भी इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। नेक्स्ट लिखिए, द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज, roots of these trees are बट्रेस की स्पेलिंग क्या लिखी है उन्होंने, लिखिए इसको, रूट्स ऑफ दीज ट्रीज आर बट्रेस, ब्रैकेट में लिखिए क्या लिखना है, लिविंग ब्रिज इन मेघालय, लिविंग ब्रिज इन मेघालय। लोग इसको देखने के लिए भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटरिक्स पता कौन सा होता है, बट वृक्ष देखा है, बड़, अरे एक ट्री होता है जिससे आप बहुत डरते हैं, फिल्मों में भी दर्शाया जाता है कि इस पेड़ के नीचे भूत है। बटरिक्स ट्री का मतलब क्या होता है, बड़, क्या कहते हैं, बैनियन ट्री, अंग्रेज हैं आप, है ना, फिरंगी लोग हैं। बैनियन ट्री में आप देखेंगे बहुत लंबी लंबी शाखाएं होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, उनको पकड़ के झूला भी झूलते हैं, है ना, कई बार टूट जाता है, फिर लग भी जाती है। कुछ लोग क्या है, दोनों को जोड़ते हैं बीच में से, उससे उसकी रूट से, फॉर एग्जाम्पल वो रूट्स हैं पर वो लटकी रहती है। वैसे ही दीज आर दी बटरेस ट्रीज। अब इन ट्रीज का क्या है, इन ट्रीज को जोड़ के मेघालय की कम्युनिटी जो है इनको जोड़ती है, मतलब एक ट्री यहाँ पे एक ट्री यहाँ पे है, दोनों ट्री की बटरेस को जोड़कर उन्होंने एक ब्रिज बनाया है ना, इन्हीं शाखाओं को जोड़कर, इन्हीं रूट्स को जोड़कर, है वो रूट्स ही, इन रूट्स को जोड़कर वो एक ब्रिज बनाते हैं जिससे नदी क्रॉस की जा सकती है। इसको लिविंग ब्रिज कहते हैं। लिविंग ब्रिज इसीलिए क्योंकि ट्री लिविंग पोजीशन में है, डेड नहीं है, तो इसीलिए इसको लिविंग ब्रिज कहा जाता है।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला इसको? वर्ल्ड हेरिटेज नहीं मिला इसको, कुछ मिला है स्टेटस। तो लिविंग ब्रिज सर्च करेंगे आप घर जाके और देखेंगे पिक्चर कि लिविंग ब्रिज क्या है। ये लिविंग ब्रिज पता कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। मेघालय की एक जगह है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, पर ज्यादातर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं यहाँ पे इसको देखने के लिए। और आपको लगेगा कि ये ब्रिज हिलता भी नहीं जरा भी, प्रॉपर अच्छे ब्रिज है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रिज है, इजिली क्रॉस कर सकते हैं। सो रूट्स जो है वो बटरेस होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स है इसकी। आगे लिखिए रेनफॉल पैटर्न। रेनफॉल पैटर्न कैसा रहता है? रेनफॉल पैटर्न लिखिए डबल रेनफॉल। डबल रेनफॉल प्रूफ्स, डबल रेनफॉल प्रूफ्स कोइंसाइडिंग विद इक्विनॉक्स। कोइंसाइडिंग विद इक्विनॉक्स। कब होता है इक्विनॉक्स? कब दिन और रात बराबर होते हैं एज पर ज्योग्राफी? इक्विनॉक्स कब होता है? पहले पूरा कर लो फिर उसके बाद सोचना। डबल रेनफॉल प्रूफ्स कोइंसाइडिंग विद इक्विनॉक्स इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इक्विनॉक्स कब होता है? सितंबर में होता है। एक तो सितंबर में होता है, दूसरा जून में होता है कि मार्च में होता है? भगत सिंह की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 23 मार्च। उसके आसपास ही होता है। अब मैंने इसको ज्यादा ऑप्शन क्या दे सकता हूं आपको? ऑप्शन इज 25 मार्च, 23 मार्च, 19 मार्च या 21 मार्च? 21 मार्च। दूसरा इक्विनॉक्स सितंबर में होता है? 22 सितंबर होता है या 21 सितंबर? 22 सितंबर होता है। अगर वो 21 को है तो वो 22 को है। अब सोल्स्टिस कब होता है? समर सोल्स्टिस 21 जून को होता है। विंटर सोल्स्टिस कब होता है? 22 दिसंबर। इसको पता कैसे याद रखिए? जैसे सोल्स्टिस की बात की ना, सॉरी सब इक्विनॉक्स की बात की, एक 21 तारीख को होता है मार्च की, 22 को होता है सितंबर की। वैसे ही 21 जून को होता है आपका समर सोल्स्टिस और 22 दिसंबर को होता है विंटर सोल्स्टिस। 21-22 ही चलता दोनों में, बट ये भी आगे पीछे हो चुका है अभी, आपको पता है, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमने हर चीज को हिला दिया है, आगे पीछे कर दिया है, चाहे वो मौसम है, क्लाइमेट है, चाहे वो सन रेज है। अब आने वाले टाइम में हम सन अपनी तरफ से डाल रहा है आपको 2% फोटोसिंथेसिस की, एंजॉय करो। सन रेज को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट? 8 मिनट। अरे बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में। और स्टेट बीसीएस में स्पेशली ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टेट बीसीएस में ज्यादातर पहले जो जनता गई है वो एनालिटिकल नहीं गई है, रट्टाफिकेशन गई है। रट्टा, उस टाइम पे किताब पढ़ते थे, एक किताब से पेपर निकल जाता था। अभी आपके पास चैट जीपीटी है, एआई है, करंट अफेयर है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स हैं, है ना। एक ही न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ते हैं अभी। आपको प्रिंट भी अच्छा लगता है, द प्रिंट। उसके बाद भी आपको दो तो आपके पक्के ही हैं, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। उसके अलावा अब जो बाकी रह चुके, हिंदुस्तान टाइम बहुत अच्छे आर्टिकल डालना शुरू कर दिया, ट्रिब्यून वो भी कंप्लीट कर रहा है। फिर आपके दूसरे चलते हैं इंडिया पोस्ट, डेली पोस्ट, फिर एक और भी है जिसको पढ़ते हैं मिंट। मिंट भी अच्छा है। कितने न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे आप? चुप करके मैगजीन पढ़ने का, एग्जाम निकालने का, है ना। न्यूज़पेपर एडिटर नहीं बनना है आपको कि 4 मल्टीपल पढ़ रहे हैं। एक ही सोर्स पकड़ो, उससे एग्जाम क्लियर करो। क्योंकि अगर आप पूरा साल करंट अफेयर पढ़ते भी है न्यूज़पेपर से, 20 में से 10 ही लगा पाओगे करेक्ट, ये फैक्ट है। बड़ा ही ज्यादा आता होगा 15 लगा, 5 फिर भी गलत करोगे। तो बेटर है कि एग्जाम से पहले पूरी कंपाइलेशन पढ़ो, उस कंपाइलेशन में जितना आपका लक होगा उतने आप कर आएंगे, है ना। ये याद रख पाएंगे। ऐसा भी होगा जिसमें 50-50 हो जाओगे, फिर उसको एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा और नेगेटिव मार्क करके आ जाओगे। नेक्स्ट लिखिए, यहां पे एपीफाइट्स मिलते हैं, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स
EPIPHYTES, एपीफाइट्स। ब्रैकेट में लिखिए, फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स ऑफ ऑर्किड की स्पेलिंग लिख देते हैं, 1 मिनट। ऑर्किड पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है, मतलब बता रहा हूं मैं, आपसे पूछ नहीं रहा हूं। दिस इज ऑर्किड, हमेशा आपको अरुणाचल में देखने को मिलेगा। ऑर्किड फेस्टिवल होता है यहाँ पे, मैं आपको हर जगह पे बता रहा हूँ। पेलिकन फेस्टिवल, पुलिकट फेस्टिवल, राइट, हर एक लेक पे एक एक फेस्टिवल होता है और फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल काइट बहुत ज्यादा उड़ा रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं। काइट फ्लाइंग, राजस्थान में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। पता करिए कौन से शहर में होता है, मैं नहीं बताऊंगा। पुष्कर में मेला होता है, पुष्कर मेला सबसे बड़ा पशु मेला, एनिमल फेयर। एक और जगह है, उसको पढ़िए, या तो वो राजस्थान में है या गुजरात में है, अब मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। गुजरात में है वो, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। उसका थीम पूछा गया है एग्जाम में, 2-3 बार एग्जाम में पूछा है। एपीफाइट्स, कॉमा, फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स ऑफ सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, SESSA, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश, कॉमा, वाल्फाकरम नेशनल पार्क। स्पेलिंग थोड़ी सी इसकी देखनी पड़ेगी। एक मिनट, वाल्फाकरम नेशनल पार्क, मेघालय स्टेट। वाल्फाकरम नेशनल पार्क, मेघालय स्टेट, इन द गारो हिल्स, गुजरात में ही है। कहां पे? जोधपुर में नहीं। मैगजीन कौन सी अच्छी है, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। यहां पे करेक्ट इन्होंने आंसर दिया है, 21 जून। मिल जाएंगे आपको। अश्विनी कुमार जी, आज भी सुबह मेरे को एक मेल आया था, है ना, आपको 100% मैं इसके नोट्स दे दूंगा। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, गुजरात काइट फेस्टिवल। सो वाल्फाकरम नेशनल पार्क इन द गारो हिल्स, GARO, हिल्स की स्पेलिंग आपको आती है। आगे, फेमस फॉर पिक्चर प्लांट, ये ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट खाता है ना। पिक्चर प्लांट, फेमस फॉर पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट जो है ये थोड़ा सा ओपनिंग होती है इसमें, जैसे इसमें कोई मक्खी आती है, कोई एक टाइप से फ्लाइज आती है, उनको ये बंद करके ईट करता है। सो पिक्चर प्लांट। KBC में पूछा था, है कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी ने, कि अ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट ओनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, नाम बताइए। उसमें ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें था पिक्चर प्लांट। 5 लाख का सवाल था ये, सोचो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पिक्चर प्लांट प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो पिक्चर प्लांट को सरकार ने शेड्यूल 6 जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके अंतर्गत इसको संरक्षित किया गया है। इसको मतलब उखाड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, इसको अदर जगह पे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, तो संरक्षित है, मतलब कंजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड है ये। अदरवाइज फाइन होगा, हैवी फाइन, और अरेस्ट भी हो सकता है अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो। अब कुछ रहता है। 5th पॉइंट आइए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लिखिए, सॉइल बीइंग लेटेराइटिक
Soil being lateritic, ठंडी होगी चाह. Soil being lateritic, it is not important for agricultural crops. Soil being lateritic, it is not important for agricultural crops except plantation agriculture. Except plantation agriculture. तो इसमें इन्होंने यही फर्स्ट लाइन में यही कहा कि यहां पे मिट्टी लेटराइट है, इसीलिए यहां पे एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर. आप इसे रोपण कृषि के लिए, जहां पे आप पौधों को रोपते हैं, मतलब उनको उगाते हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जांपल दीजिए 2-3. टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, कैश्यू. सो ये सारे के सारे ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर which is taken on large scale, which is taken on large scale with heavy dose of fertilizers and पेस्टिसाइड्स. किसी भी प्रकार की अगर आप बागवानी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, विदाउट फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड हो ही नहीं सकता. चाहे वो अमरूद हो, चाहे अनार हो, चाहे सेब हो, चाहे आड़ू हो, लीची हो, सब पे स्प्रे किया जाता है. इसलिए खाने से पहले मत समझिए कि दिस इज ऑर्गेनिक. उसको कम से कम टैप चला के 10 मिनट तक धोइए, उसके बाद उसको कंज्यूम करिए, अदरवाइज वो पेस्टिसाइड आपके अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर, है ना. तो इसमें लिखा है इन्होंने डायरेक्टली कि हैवी डोज डाली जाती है फर्टिलाइजर की भी और पेस्टिसाइड की भी. फुल स्टॉप के बाद लिखिए मेजर क्रॉप्स आर कोकोआ, COCOA, कोकोआ. ब्रैकेट में लिखिए घाना एंड आइवरी कोस्ट. लिख देता हूं यहां पे, कोकोआ, घाना एंड आइवरी कोस्ट. कहां पे है ये दोनों कंट्रीज? अफ्रीका. यस. तो सबसे पहला है कोकोआ की यहां पे खेती की जाती है. प्रॉब्लम कैसे आ रही है वॉइस की? जैसलमेर एंड जयपुर दोनों में होता है ये आपका काइट फेस्टिवल, जो इंटरनेशनल है, बट वो होता है जोधपुर में. सो जोधपुर में होता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, है ना. अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव कहां पे मनाया जाता है? जोधपुर, राजस्थान में. और जो नेशनल काइट फेस्टिवल है वो मनाया जाता है जयपुर में. तो ऐसे एग्जाम में परेशान करेंगे आपको, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, सारी चीजें जे कर देंगे उसमें, और आप परेशान हो जाएंगे कौन सा. जूनागढ़ डाल देंगे बीच में. गुजरात भी, राजस्थान भी मिक्स कर देंगे. वॉइस इज ओके. कुलविंदर जी एक बार उसको रिफ्रेश करो, वॉइस का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए मेजर क्रॉप्स आर कोकोआ, घाना एंड आइवरी कोस्ट. नेक्स्ट है पाम ऑयल. पाम ऑयल कौन सा होता है? इसमें लिखिए इंडोनेशिया एंड मलेशिया ही है. इंडोनेशिया एंड मलेशिया. इंडोनेशिया एंड मलेशिया. पाम ऑयल. एक ऑलिव ऑयल भी होता है, कहते हैं बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए. क्या कहते हैं उसको? जैतून तेल. जैतून का तेल होता है. और ऑलिव ऑयल ना 2 चुटकी डालना चाहिए. यहां पे डालते हैं भर के, है ना, पकौड़े तल रहे जैसे. ज्यादा ऑलिव ऑयल खराब होता है, ज्यादा हर एक चीज खराब होती है, चाहे कुछ भी डाल दो. नेक्स्ट है शुगर केन. शुगर केन एंड टेपियोका इन केरला.
टैपियोका इन केरला। मैं इंश्योर करूंगा आपके नोट्स में सारी पिक्चर्स डालूंगा मैं, दिस इज टैपियोका, दिस इज पाम, दिस इज कोकोआ, है ना। और उसके बाद मैंने आपको क्या कहा है कि बायोडाइवर्सिटी में मैं लिखाऊंगा नहीं, बायोडाइवर्सिटी में आपको मैंने डायरेक्ट ये जो आपके जितने भी चल रहे हैं टॉपिक्स, यहाँ पे पिक्चर विद टेक्स्ट, पिक्चर टेक्स्ट, पिक्चर टेक्स्ट ऐसे चलेगा जैसे साइंस में चला, तो आपको इजी रहेगा। फ्रूटस। नेक्स्ट लिखिए इसमें ही कॉमा लगा के, वेनिला एंड कैम्फर, वेनिला एंड कैम्फर। फोर्थ पॉइंट, वेनिला एंड कैम्फर। कैम्फर इज कपूर, है कोई कपूर सरनेम वाला? कपूर। वेनिला कैम्फर, फुल स्टॉप, एंड नॉट फुल स्टॉप, कॉमा लगाइए, एंड टोबैको, तंबाकू की भी खेती की जाती है, टोबैको। आप देखते हैं आपके पास आजकल कॉपियां आती हैं क्लासमेट की, है ना, क्लासमेट कंपनी की कॉपियां आती है, आईटीसी कंपनी है जो, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एक आईटीसी है, दोनों इंडिया की नहीं है, हमें लगता है कि इंडिया की कंपनीज है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो उसका एक्चुअल नेम इज यूनिवर्सल यूनिलीवर, बट इंडिया में वो टोबैको की खेती करते हैं। आईटीसी का साइड बिजनेस इज आपका प्रिंटिंग आजकल कर रहे हैं, आईटीसी की होटल्स की चेन भी है, बट आईटीसी गोल्ड फ्लेक बनाता है, मतलब सिगरेट का काम है इनका, तो तंबाकू का जो काम है वो इनका है, और ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में। अब टोबैको की खेती कहाँ की जाती है? अमेरिका में भी की जाती है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में, बट अमेरिका में इतना ज्यादा ट्रॉपिकल नेशन है नहीं हमारी तरह, भी वहां पे ट्रॉपिक्स हैं और वहां पे बहुत ज्यादा नमी रहती है, वहां पे ड्राई चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अगर आप गेहूं लें, उससे आप सेवियां बना सकते हैं, ओट्स बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हमारे पास जो गेहूं है उसमें नमी ज्यादा होती है, उस गेहूं से आप चाहे आटा बना दीजिए, है ना, सिंघाड़े का आटा बना दीजिए, उससे आप मैदा बना दीजिए, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, बट वो हार्ड नहीं है। हार्ड जो है आपका गेहूं वो आता है वेस्टर्न एरिया से, फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से, उसका मैक्सिमम पास्ता ही बनाया जा सकता है क्योंकि वो हार्ड है, उसको आप बिल्कुल ग्राइंड करके आटा नहीं बना सकते। वैसे ही ट्रॉपिकल नेशन में जितना भी टोबैको है इसमें नमी रहती है और ये ज्यादा बिकता है मार्केट में, अगर ये हार्ड होगा फिर मुश्किल है, तो इसलिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसे नहीं, टोबैको मैंने आपको बताया, टोबैको का अब याद करो, बायोटेक्नोलॉजी में एक टोबैको था, उस टोबैको को यूज करते टू क्योर कैंसर। क्या किया उसमें हमने? एक बैक्टीरिया डाल दिया, उसकी जीन्स इंजीनियरिंग की, और उसी टोबैको को आप यूज कर रहे हैं बीमारियां दूर भगाने के लिए, कैंसर जैसी बीमारियां। जैसे कि कुछ एक स्टेट्स हैं जहां पे जो ये कैनाबिस है, जिसे भांग कहते हैं, भांग की खेती की जाती है, अफीम की खेती की जाती है, सिर्फ नशे के लिए नहीं है, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, है ना। अफीम में देयर इज मॉर्फिन, मॉर्फिन का इंजेक्शन उसी इंसान को लगाया जाता है जो कि बिल्कुल क्रिटिकल स्टेजेस में है, राइट, मतलब खत्म होने वाला है तो उसको वो चीज दी जाती है। सो दीज आर दी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिनका बहुत बड़ा एक रोल है, मतलब इकोनॉमी के ऊपर भी। नेक्स्ट लिखिए आप, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम ऑयल, स्कीम आ गई अब बीच में, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम ऑयल। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम ऑयल। तो गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चला रखा है ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, साथ साथ में पाम ऑयल की भी। इसमें लिखिए, इट इज अ टेक्नोलॉजी मिशन, इट इज अ टेक्नोलॉजी मिशन टू रिड्यूस import dependency
मैंने पहले दिन क्लास ज्वाइन की थी, फिर बाकी नोट्स में कोई किसी को नोट्स नहीं मिले हैं। मनप्रीत जी, किसी को कोई नोट नहीं दिया गया अभी तक। सारा का सारा स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं उनका नोट आपको इकट्ठा दिया जाएगा। माय फर्स्ट क्लास, वेलकम विशाल जी, मनप्रीत फर्स्ट डे, वेलकम। नेक्स्ट लिखिए, इट इज अ टेक्नोलॉजी मिशन टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन एडिबल ऑयल, बिकॉज एडिबल ऑयल मतलब खाद्य तेल जिसे खाया जाता है, यूज किया जाता है। एडिबल ऑयल, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, IMPORTER, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड। तो हम सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल का, खाद्य तेल का हम भारत में सबसे ज्यादा आयात करते हैं, मतलब बाहर से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि पराठे के बिना सुबह मुश्किल है, पकोड़ा भजिए तलने होते हैं, तो उसके लिए आपको ऑयल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सारी दुनिया को टेंशन हुई रशिया और यूक्रेन के वॉर से, हमें क्या टेंशन हुई कि हमें सोयाबीन ऑयल नहीं मिल पाएगा, है ना। हलवाइयों को टेंशन हो गई इस चीज की, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा ऑयल जो है वहीं से आता है। सोयाबीन के साथ साथ में दूसरा सूरजमुखी का, सॉरी सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर सबसे ज्यादा वो वहां पे ग्रो करते हैं। सो फॉर्च्यून तारा ऑयल नहीं मिल पाना था, सो वो टेंशन पड़ गई थी। कहते हैं इनका युद्ध रुकाओ, हमारा वहां से अभी ऑयल आना है, बहुत सारा ऑयल आने वाला है ना। बाकियों को टेंशन होती है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन थी कि फॉर्च्यून सफोला नहीं मिल पाएगा इंडिया में, क्योंकि वो क्या करते हैं, कच्चा तेल वहां से लेते हैं, यहाँ पे रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद अपनी पैकिंग डालते हैं, है ना। फॉर्च्यून नाम हो जाता है, सफोला नाम हो जाता है, और इंडियन मार्केट में फिर महंगा कर दिया उन्होंने। सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, महंगा कर दो। सो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, देख लीजिए आप, हम लार्जेस्ट इंपोर्टर है, मीन सबसे ज्यादा पैसा हम डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑयल खरीदने में, चाहे वो खाने वाला है चाहे गाड़ी में डालने वाला है, चाहे पेट में डालिए चाहे गाड़ी में डालिए। नेक्स्ट, ओनली 1/4 ऑफ द कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑयल सीड, ओनली 1/4 ऑफ द कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑयल सीड is under irrigation. Only 1/4 of the country producing oil seed is under irrigation. Therefore, this mission is launched with following objectives. This mission is launched with following objectives. पहला, to increase irrigation coverage by 36%, to increase irrigation coverage by 36%. उन्होंने कहा कि 1/4 जो लोग ऑयल सीड को उगाते हैं उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमें इसको 36% तक बढ़ाना है, 36% तक हमने सिंचाई सुविधाओं को लोगों तक मुहैया करवाना है। सेकंड पॉइंट लिखिए, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, ऐसे लिखिए, टू इंक्रीज सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, दैट इज SRR। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो जो है उसको भी बढ़ाना है, ये गवर्नमेंट का मुख्य इसमें अभियान है, मुख्य इनमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रखे हुए हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट लिखिए, यूज दी फॉलो लैंड, मतलब ब्लैंक या खाली लैंड, यूज द फैलो लैंड या फॉलो लैंड आफ्टर द cultivation of
cultivation of food crops for oil seeds, cultivation और production। तो कह रहे जितना भी लैंड लेफ्ट ओवर रह जाता है आफ्टर ग्रोइंग व्हीट, राइस या एनी ऑफ दी एग्रीकल्चरल क्रॉप, मतलब जितनी भी आपकी कृषि योग्य भूमि से फसलें निकाली जाती है, चाहे आप गेहूं उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं, उसके बाद जब लैंड खाली रह जाता है तो उस खाली लैंड में आपको ऑयल सीड को उगाना है सो दैट प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। 3 पॉइंट हो गए। 4th लिखिए, यूज नीम, वॉलनट, जेट्रोफा। देखा, सुना है जेट्रोफा? कितने पॉइंट हो गए? 3, 4, चौथा है ना ये। यूज नीम, वॉलनट, जेट्रोफा एंड एक और भी होता है यार, आपको पता होगा क्या कहते हैं उसको, जोजोबा। एक मिनट, कोकोनट ऑयल का ही एक प्रकार है ये, जोजोबा, कोकोनट एंड पाम ऑयल। जैसे पैराशूट वाले अपनी ऐड देते तो कहते ना जोजोबा एक्सट्रैक्ट है इसमें, है ना, दैट इज जोजोबा एक्सट्रैक्ट कोकोनट से, जो कि अच्छा होता है। सो यूज नीम, वॉलनट, जेट्रोफा, जोजोबा कोकोनट एंड पाम ऑयल for oil processing to reduce import dependency, ताकि हमें आयात के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। इसीलिए हमें क्या करना है, इसकी डिपेंडेंसी को खत्म करना है। हम आयात के ऊपर निर्भर ना रहे, इसलिए हमने इन्हीं सभी ऑयल्स को यूज करना है सो दैट हम इसे खाद्य ऑयल की तरह या फिर आप कह सकते हैं तिलहन की तरह यूज कर सके। नीम को, वॉलनट क्या है? अखरोट। एप्रिकॉट इज खुमानी, है ना। ऐसे से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, दुख दर्द पीड़ा बहुत हो जाती है एग्जाम में फिर कि सब कोट है बट पता नहीं कौन सा चल रहा है ये। तो पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चला दी, बहुत सारी स्कीम चला रहे हैं। बाकी एक और भी पॉइंट है कि एक्सपेंशन करना है हमें कल्टीवेशन लैंड का, हमें क्वालिटी बढ़ानी है, ये सब चीजें छोड़िए। नेक्स्ट आइए, आप ट्रॉपिकल में थे, ट्रॉपिकल से आप जाएंगे ग्रासलैंड में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो पहले आपने क्या देखा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में देखा, अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जेट्रोफा क्या है? जेट्रोफा एक टाइप से प्लांट है जिसमें से ऑयल निकाला जाता है। जेट्रोफा कहाँ यूज किया जाता है? बायोफ्यूल बनाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, है ना। जैविक ईंधन इससे बनाया जा सकता है। ये पढ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लेक्चर देखिए, अभी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। सुबह एक मैसेज आया मुझे, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली तो क्या 8:15 बजे, है ना। तो कह रहे हैं कि हमें नोट्स दे दीजिए, पुराने लेक्चर कंप्लीट देखना मुश्किल है। नोट्स दे दूंगा पर ये गारंटी नहीं देता कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग नोट्स का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ऑनलाइन सर्च करिए यूपीएससी एनवायरनमेंट पीडीएफ। सारे इंस्टीट्यूट्स की अपनी अपनी पीडीएफ है, विजन की पढ़ी है, दृष्टि की पढ़ी है। और समझ कब आएगी? जब आप एग्जाम के लिए पहले पढ़ेंगे, क्लास देखेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे मुश्किल है, इसलिए लिख लिख के करवाया जा रहा है सो दैट आपको समझ में ज्यादा आए। नहीं तो पिक्चर दिखाना और आगे आगे करना इजी है। एक दिन में 100 स्लाइड हो जाती है बड़े आराम से, 2 घंटे में 72 तो हो ही जाती है आराम से। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इसमें लिखिए
They are known by numerous names. They are known by numerous names. Numerous names. इनके बहुत सारे नाम हैं. So नाम लिखना शुरू करिए. ब्राजील में से कहते हैं कैंपोस. कैंपास या कैंपोस? कैंपोस इन ब्राजील. कैंपास है ना, ये लगा दो. कैंपास इन ब्राजील. इंडिया में क्या कहते हैं? इंडिया में क्या कहते हैं इनको? सवाना ही कहते हैं. इंडिया इनको सवाना ग्रासलैंड्स कहते हैं. इलानोस कहाँ कहते हैं? इलानोस वेनेजुएला है ना. इलानोस वेनेजुएला. यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बताया था. इसकी डिस्कशन की थी हमने कि सबसे ज्यादा ऑयल है इनके पास, बट स्टिल इनको यूएस दबाना चाहता है क्योंकि ईरान के बाद या फिर मिडिल ईस्ट के बाद सबसे ज्यादा जो आपके पास कच्चा ऑयल है जिसे आप कहते हैं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास है. इकोनॉमी इनकी बहुत ज्यादा डाउन में चल रही है. वही उत्पात मचा दिया इन्होंने अमेरिका ने. अमेरिका हर जगह उत्पात मचाता है जहां पे भी रिसोर्स पहुंच जाता है, तो उनके पास बहुत सारा ऑयल है. इंडिया पहली कंट्री जिन्होंने इनसे ऑयल खरीदा. फिर हम न्यूज में आ गए. फिर न्यूज में आने के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा कि इंडिया को भी आइसोलेट कर दो, अच्छी कंट्री नहीं है, इनके साथ ट्रेड कर रही है. क्योंकि यूएस चाहता है उसका दोस्त सबका दोस्त, उसका दुश्मन सबका दुश्मन. ऐसा नहीं होता है ना. ऐसा आप कभी पॉजिटिव हो जाते हैं अपने दोस्तों में भी कि मेरी सहेलियां मेरे से ही बात करेगी, किसी और से बात नहीं करेगी. ऐसा नहीं होता है. दिस इज वेरी बैड. डिप्लोमेसी के हिसाब से हर कोई सॉवरेन है. सॉवरेनिटी के हिसाब से कोई किसी के कहने पे नहीं चलता है. आप जैसे फ्रंट बना लेते हैं, नॉर्थ फ्रंट है ना, साउथ फ्रंट, तो ऐसे नहीं चलता है. यहाँ पे जिसको जहां नीड है वहां उससे बात करेगा और उससे रिसोर्सेज खरीदेगा, क्योंकि फ्री में तो कोई नहीं ले रहा. वो भी फ्री में नहीं दे रहा है ना, वो फ्री में ले रहा है. तो इसलिए कैंपास इंडिया में सवाना एंड इलानोस इन वेनेजुएला. आगे लिखिए. वर्ल्ड्स बेस्ट नेशनल पार्क, मतलब सवाना का वर्ल्ड्स बेस्ट नेशनल पार्क मौसा मारा, दैट इज मौसा मारा, दैट इज इन कंट्री का नाम क्या था इसका? केन्या. केन्या में. तो केन्या में सबसे बड़ा एक बेस्ट ग्रासलैंड का नेशनल पार्क है केन्या, दैट इज इन अफ्रीका. दिस रीजन हैज intermediate dry and wet climate. तो ग्रासलैंड जो एरिया है यहाँ पे आपको शुष्क जलवायु भी देखने को मिलेगी, मतलब ड्राई क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा, और वेट भी, नमी युक्त आपको यहाँ पे क्लाइमेट देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे नमी भी रहती है, ड्राई भी रहता है, तो इसलिए इंटरमीडिएट कंडीशंस है यहाँ पे, कभी ड्राई कभी वेट. आगे लिखिए. एवरेज रेनफॉल इज अराउंड 50 to 70 centimeter. Average rainfall is around 50 to 70 centimeters annually. ये एनुअल है. तो वार्षिक यहाँ पे जो वर्षा है वो औसतन कितनी होती है? 50 से 70 सेंटीमीटर तक होती है. सो एवरेज रेनफॉल इज 50 to 70 सेंटीमीटर्स एनुअली. अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में. रेन अकर्स ड्यूरिंग समर्स while winters are dry. Rain occurs
during winter नहीं, rain occur during summers while winters are dry. ब्रैकेट में लिखिए no distinct rainy season, no distinct rainy season. Rain can happen anytime. नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन, कोई फिक्स रेनी सीजन नहीं है, समर में कभी भी बारिश हो सकती है. नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन. रेन कैन हैपन या रेन मे हैपन एनी टाइम इन समर. रेन मे हैपन एनी टाइम इन समर. तो गर्मियों में कभी भी बारिश हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है कि जून में बारिश होगी, जून जुलाई में होगी, मार्च में होगी. डिपेंड करता है, कभी भी बारिश हो सकती है. फिर नेचुरल वेजिटेशन, यहां पे प्राकृतिक वनस्पतियां क्या पाई जाती हैं? घास के मैदान, मीन्स यहां पे झाड़ियां होंगी, बुशेस होंगी, है ना. तो लिखिए नेचुरल वेजिटेशन. इसमें लिखिए इट इज डोमिनेटेड बाय tall chorus grasses and short trees and short trees. तो यहां पे लंबी ग्रासेस देखने को मिलेंगी और साथ साथ में छोटे पेड़ भी देखने को मिलेंगे, बट उतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं होगा. सो टॉल कॉरेस ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज. उसके बाद लिखिए ट्रीज आर प्रेजेंट along the borders. Trees are present along the borders. Full stop. इसके बाद लिखिए water limits and forest fires. Water limits and forest fires ensures that trees do not replace grasses. Trees do not replace grasses. In the ecological succession. तो यहां पे पानी भी लिमिटेड रहता है, सो दैट नमी ज्यादा ना मिले पेड़ों को. अगर पेड़ों को ज्यादा नमी मिलेगी तो वो ग्रासेस को रिप्लेस कर देंगे. अगर यहाँ पे फॉरेस्ट फायर नहीं होगा तो पेड़ बढ़ते जाएंगे. सो दैट इज वाई यहाँ पे फॉरेस्ट फायर और जो वाटर लिमिट है ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे सिर्फ ग्रासेस ही हो गए, पेड़ ना हो गए. सो दिस इज दी मेन रीजन कि यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो ज्यादातर टॉल कोर्स ग्रासेस का ही है. यहाँ पे आपको ग्रासेस ज्यादा देखने को मिलेगी. आगे लिखिए अडेप्टेशन ऑफ ट्रीज. मतलब ट्रीज की क्या खासियत है, ये कैसे एक मतलब यहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को. सो लिखिए अडेप्टेशन ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट. आई थिंक आपके हिसाब से कितना है? 6th है ना. अडेप्टेशन ऑफ ट्रीज. पहली बात, यहां पे जो ट्रीज हैं दे हैव ब्रॉड, जैसे कि ट्रीज हैव ब्रॉड ट्रंक्स. ट्रीज हैव ब्रॉड ट्रंक्स. ब्रैकेट में लिखिए टू स्टोर मोर वाटर. अगर लिखिए they also have umbrella shaped canopy to resist
To resist the wind action, umbrella shaped canopy to resist the wind action. So ये अपने आप को तेज पवनों से, हवाओं से बचाने के लिए एक अम्ब्रेला की शेप का कैनोपी बना लेते हैं ताकि ये बचे रहें। सो ये इनकी अडेप्टेशन है। इनको पता है कि यहाँ पानी कम मिलेगा, इसलिए ट्रंक साइज बड़ा कर देते हैं। इनको पता है कि यहाँ पे हवाएं तेज चलती है क्योंकि बीच में कोई बैरियर नहीं है जिससे हवा रुक जाएगी, तो हवा की स्पीड ज्यादा होने के कारण ये अम्ब्रेला शेप की अपनी कैनोपी बना लेते हैं, सो दैट ये हवा का जो बहाव है या जो पवनों का बहाव है या विंड का जो एक्शन है उसको स्टॉप कर सके, रेजिस्ट कर सके, उससे मुकाबला कर सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रासेस आर वेरी टॉल, ग्रासेस आर वेरी टॉल, ग्रासेस आर वेरी टॉल, ग्रासेस आर वेरी टॉल। ब्रैकेट में लिखिए एलिफेंट ग्रासेस, एक कांग्रेस ग्रास भी आती है ना। ग्रासेस आर वेरी टॉल, एलिफेंट ग्रासेस, कॉमा, they do not support milch animals, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, मतलब कैटल, गाय भैंस, इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये। They do not support milk animals means milk producing animal, cattle, and therefore these species are not found here. Simple लिखिए, therefore these species are not found here. अब लिखिए फुल स्टॉप के बाद, therefore it has dominance of carnivores, therefore it has dominance of carnivores। क्या होते हैं ये? मांसाहारी, मोकाहारी नहीं होते। टाइम ऑफ क्लासेस फोर्थ, टाइम ऑफ द क्लास 9:30 AM। Therefore, it has dominance of carnivores. Hence, they are known as big game country. Hence, they are known as big game country. Hence, they are known as big game country. The major carnivores in this region are African lions. The major carnivores in this region are African lions. लाइन शेर होता है शेर ही होता है। अफ्रीकन लाइन, अफ्रीकी शेर, फुल स्टॉप। हर्बीवोर्स डेवलप हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी। हर्बीवोर्स डेवलप camouflage, comma, speed and strength for their survival. Therefore, herbivores develop
कैमोफ्लेज स्पीड और स्ट्रेंथ फॉर देयर सर्वाइवल। तो हर्बीवोर्स यहाँ पे जो होंगे वो अपना पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना लेंगे कि वो इन झाड़ियों में छिप जाएं, मतलब झाड़ियों जैसे दिखना शुरू कर दें, है ना। स्पीड इतनी ज्यादा बना देंगे सो दैट इनके पीछे अगर चीता लॉयन भाग रहा है तो उतना ये भाग पाए। स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कि उनके साथ लड़ पाए, है ना। अब आप एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स, स्प्रिंग बक, जैसे कि आपके पास ब्लैक बक है, यहां पे स्प्रिंग बक, जेब्रा, ऑस्ट्रिच एंड हिप्पो। जेब्रा, ऑस्ट्रिच एंड हिप्पो। हिप्पो मीन्स हिपोथैलेमस, है ना। हिपोपोटामस, सॉरी, हाँ, नॉट थैलेमस, हिपोपोटामस। हिपोथैलेमस तो कहां पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा? सो हिपोपोटामस, हिपो। सो अफ्रीकन एलिफेंट्स का भी अगर आप कलर देखेंगे तो वो ग्रासेस के जैसे ही आपको प्रतीत होगा, मीन्स वो छुप जाता है, ग्रासेस में दिखता नहीं है, सो दैट बचा रहे बेचारा अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहे, लंबी जिंदगी जिए, दीर्घायु हो उसकी। नेक्स्ट, स्प्रिंग बक, नाम से पता लग रहा है कि इसका कलर, स्प्रिंग मीन्स थोड़ा सा ग्रासेस के जैसा ही है ना। कलर इसका जो है वो मैच करेगा ग्रासेस के साथ, सो दैट ये हिडन रहे इन शिकारियों से, मांसाहारियों से। जेब्रा, ऐसा बोला जाता है कि जेब्रा जो है इसने भी अपने आप को अडेप्ट किया है, बीइंग अ डियर टू जेब्रा बनने में इसको टाइम लगा है। पहले ये हिरन की प्रजाति हुआ करती थी, है ना। जब ग्रासेस में रहने लगा तो ग्रासेस ग्रो होने लगी, अब इसको भी अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची करनी पड़ी, गर्दन ऊंची करते करते इसका गर्दन ज्यादा ही ऊंचा हो गया, है ना। जिराफ का भी और इसका भी ऐसे ही। जिराफ, इसके बीच में जो चेंजेस हुए वो है इसके बॉडी के ऊपर जो स्ट्रैप्स होते हैं, कलरफुल, है ना, वो स्ट्रैप्स। ऑस्ट्रिच, इसका भी यही कहानी है, मतलब ये सब फालतू की मैथोलॉजिकल कहानियां हैं, है ना। अब किसी ने देखा है, इसको ऑब्जर्व करके रखा है, बट ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को वैसा ही बना लिया। हिपोपोटामस, सो दीज आर दी हर्बीवोर जिनका शिकार किया जाता है इन बिग गेम कंट्री के द्वारा, है ना। अफ्रीकन लॉयन इसमें आपने लिखा है। अब लिखिए ट्रैफिक। अरे ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, TRAFFIC, ट्रैफिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में आप। ट्रैफिक जॉइंटली लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड IUCN। ट्रैफिक जॉइंटली लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड IUCN प्लस IUCN। IUCN का फुल फॉर्म बताइए प्लीज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो एक है वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और ये वाइल्ड लाइफ को फंड कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से वित्तीय सहायता दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं इसको। इन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया ट्रैफिक। ट्रैफिक का काम क्या है, जितनी भी आपकी वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, राइट। उसका जो बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो सकता। सो ये ट्रैफिक का काम है। देखेंगे इसको बाद में, छोड़ो। मतलब फॉर एग्जांपल ये लिख रहे होंगे, इनको थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट लिखिए आप, लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे रंगीलो राजस्थान, मतलब डेजर्ट्स में पहुंच जाएंगे। 15 मिनट रहे हैं, 11:30 तक की है क्लास। मैं तो टेस्ट भी पाया सीधा। वो टेस्ट आप संडे को अटेम्प्ट कर देना, ठीक है।
छोटा सा टेस्ट है, ट्राई करेंगे कि वो ऐप में डालते हैं कि नहीं। एक मिनट में पूछ लेता हूँ। नहीं पर आप लिखो पहले, आप सिलेबस करिए, टेस्ट होते रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब होने हैं अभी। अब लिखिए आगे, एक ट्राइब है मसाई ट्राइब इज द इंपॉर्टेंट, मसाई इज द इंपॉर्टेंट ट्राइब, ऐसे लिखिए, मसाई इज द इंपॉर्टेंट ट्राइब, मसाई इज द इंपॉर्टेंट ट्राइब एंड दे आर नोमैडिक या फिर नोमैडिक हर्डर्स, गुवंतु चरवाहे हैं ये। मसाई इज द इंपॉर्टेंट ट्राइब दैट इज नोमैडिक हर्डर्स, full stop. They have a cattle named Zebu, Z-E-B-U, cattle named Zebu, symbol of wealth, and this tribe is known for drinking blood, फालतू के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि ऐसी ट्राइब जो कि ब्लड पीती है, नोमैडिक हर्डर्स हैं, एंड दे आर फाउंड इन अफ्रीका। उस ट्राइब का नाम बताइए, तो दिस इज मसाई ट्राइब एंड दे आर नोन फॉर ड्रिंकिंग ब्लड। छोड़ो ये सारी चीजें, मैं नहीं बताऊंगा कैसे करते हैं ये, पर करते हैं ये, सर्च करिएगा जिसको इंटरेस्ट है। इसी के पीते कट लगा देते हैं, काऊ होती है, कटल होती है, तो ये ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। आगे लिखिए, नाइजीरिया, इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न अफ्रीका, इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न अफ्रीका, 7th most populated country in the world. It is a country located in Western Africa, and is 7th most populated country in the world. टेस्ट आ गया है, कह रहे टेस्ट आ गया है। 7th populated country in the world. It has rich oil and natural gas. It has rich oil and natural gas. It is a member of OPEC. It is a member of OPEC, oil producing and exporting countries, है ना, उसका member है ये, oil producing and exporting countries, and it is a member of OPEC, that is oil producing and exporting countries, उसका ही मेंबर है। इट इज नॉन फॉर, इतना ज्यादा कहानी किस लिए लिख रहे हैं, एक सिविलाइजेशन है जो यहाँ पे रहती थी। इट बिलोंग्स टू नॉक सिविलाइजेशन, इट बिलोंग्स टू नॉक सिविलाइजेशन। तो जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे हमारा ओरिजिन है इंडिया का, वैसे इनकी एक नॉक सिविलाइजेशन थी, नॉक सभ्यता रह चुकी है, जिससे ये बिलोंग करते हैं, जिनके साथ इनका संबंध है, उनसे एसोसिएटेड है ये। तो आप टेस्ट करिए, फिर अब डेजर्ट अगर मैं स्टार्ट कराऊंगा तो ये बहुत लंबा जाएगा। अभी तक आपने किया ट्रॉपिकल, उसके बाद किया ग्रासलैंड। आप सिंपल समझिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ग्रासलैंड जो है, दिस इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन डेजर्ट एंड डेसिडियस बायोम। बस इतना सा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बनते बनते सारे बन जाता है। ऐसे लेके चलिए आप इंडिया का मैप, अकॉर्डिंग टू मी मेरा मैप ऐसे ही होता है, क्योंकि ये 2 सेकंड का मैप ऐसे ही बन सकता है। अब प्रॉपर बनाने लगेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपका एरिया हम ले, ये एरिया, दिस इज दी राजस्थान रीजन, इसी के साथ में आपका ये ट्रांजिशन एरिया है जिसको आप कहेंगे ग्रासलैंड रीजन। इसके बगल में जो एरिया, दैट इज डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल,
इस एरिया में अगर आपके पास डेजर्ट है, यहाँ पे अगर रेगिस्तान है, तो यहाँ पे हमेशा ग्रासलैंड होगा। ओ यार, और ग्रासलैंड के बगल में ही हमेशा डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। कल मेरी आपने स्पेलिंग सही कराई है, तब से मैं स्पेलिंग पूरा लिख रहा हूं। तो ये डेसिडियस बायोम है। अंतर क्या है, यहाँ पे नो प्लांट्स या फिर ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, मींस कैक्टस यहाँ पे होएगा। इस एरिया में ग्रासेस होंगी, यहाँ पे ट्रीज होंगे। तो ये सक्सेशन जाता है। फॉर एग्जांपल कैक्टस कैसा होता है, ऐसे होता है टेढ़ा बेटा, कांटे लगे होते हैं उसमें। कैक्टस नहीं बनाना आ रहा मुझे, बट सिंपल समझिए कैक्टस, कैक्टस मींस जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं। थॉर्नी प्लांट है, थॉर्नी मींस उसमें थॉर्न्स हैं, कांटे हैं। कांटों के बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल ग्रासेस जाने लगेंगी। और आपने पढ़ा कि यहाँ पे पहले ग्रासेस हैं, लिटिल ग्रासेस के बाद यहाँ पे बाउंड्री में थोड़े थोड़े पेड़ होंगे। फिर ये सक्सेशन बढ़ता जाएगा, ये लार्ज ट्री में डेवलप होता जाएगा। सो यहाँ पे थॉर्नी प्लांट्स टू ग्रासेस, ग्रासेस टू बुशेस, बुशेस टू टॉल ग्रासेस, टॉल ग्रासेस टू टाइनी ट्रीज, या फिर जिसको आपने लिखा शॉर्ट ट्रीज, है ना, बाउंड्री पे। शॉर्ट ट्री के बाद धीरे धीरे ट्रीज का साइज बढ़ता जाएगा। ये मैं आपको पूरा करवाऊंगा बाद में, बट समझिए कि ग्रासलैंड हमेशा ट्रांजिशन एरिया होता है डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में और डेजर्ट बायोम के बीच में। सो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, जब डेजर्ट करेंगे फिर इसका डायग्राम बनाएंगे कि कैसे ये ट्रांजिशन एरिया होता है और कैसे सक्सेशन चलता है। सक्सेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में चलता है, सक्सेशन आपके जो एनिमल स्पीसीज हैं उनके ऊपर भी चलता है, वर्ड स्पीसीज हैं उनमें भी चलता है। सो हम लेटर ऑन देखेंगे। सो आप अभी टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, एमसीक्यू वगैरह जो भी यहाँ रखे हैं, नहीं तो बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर अटेम्प्ट करना जरूरी है ना। संडे टेस्ट है आपका कोई की क्लास है? टेस्ट से बच गए। सो इसको आप रिवाइज करिए और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी आपकी पीपीटीज हैं वो यहाँ पे एक बार शोकेस कर देंगे। पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा कि ये हमने चीजें की हैं। क्योंकि बीच में सवाल आ रहे हैं कि ये टॉपिक कौन सा है, ये चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर में मैंने इसको कंबाइन किया है। दिस इज टोटली इकोलॉजी, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर क्लाइमेट चेंज। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी का। उसके बाद फिर बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगा, देन क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन बहुत इजी है, वो आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या इम्पैक्ट है उसके, तो 5 इम्पैक्ट आपने बताए। टेस्ट हो जाएंगे चेक, पुराने भी अभी पढ़े हैं, कर दूंगा मैं चेक, कोई बात नहीं। आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए, चेक भी हो जाएंगे।